Welcome to Anthro International. In our today's lecture, we are going to discuss classical theories. हमने आज क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़नी है, बट सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ी, वहाँ पे भी सिलेबस में था, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी ये सिलेबस में है। तो वहाँ पे हमने प्री डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन थ्योरी पढ़ा, जिसमें हमने एवोल्यूशनिज्म का, एवोल्यूशनरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्लियर हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो क्लासिकल थ्योरी, जितनी भी क्लासिकल थ्योरीज हैं उनमें से पहला जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो ये हम आगे जानेंगे कौन कौन सी क्लासिकल थ्योरी है। तो आज के लेक्चर में हम सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पहला क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी करेंगे। ये हमारे सिलेबस में है, थ्योरीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें एवोल्यूशनिज्म सबसे पहले है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज इन यूपीएससी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। Distinct land, society, cultures, customs, rituals, etc. have always fascinated humankind, as they wanted to know how these came into existence and how they differ from their own society. Human beings की एक क्यूरियोसिटी रही है हर टाइम, ह्यूमन काइंड की एक क्यूरियोसिटी रही है हर टाइम, कि वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो जानना चाहता है कि सोसाइटीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ को, डिफरेंट कल्चर्स को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को, हर एक चीज़ में उसको एक फैसिनेशन मिलता है। ये वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो चीज़ों को देखने की। हाँ, अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमें भी ध्यान में रहता है, हम भी सोचते हैं कि पता नहीं यूएसए में कैसे लोग शादी करते होंगे, कैसे लोग उनका क्या किनशिप सिस्टम होगा, रशिया में कैसा होगा, यूक्रेन में कैसा होगा, लोग कैसा पहनावा करते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ कैसे रहती है, कैसे खाती है, उनका हाउस पैटर्न कैसा है। तो ये हर एक इंसान में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, मोस्ट इंसान में क्यूरियोसिटी होती है, और वो उसको फैसिनेट होता है वो इन सब चीज़ों को, जो ये डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटीज़ को जानने में, या डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को, रेसिस को जानने में उसको बड़ी दिलचस्पी होती है। In the work of ancient travelers and historians like Hume Sang, these aspects have been reflected long before anthropology came as a subject. ये चीज़ें, ये डिफरेंट क्यूरियोसिटी इंसान की, ये हमें एंथ्रोपोलॉजी के आने से पहले भी लोगों में दिखी। लोग पहले भी ऐसे फैसिनेट थे, क्यूरियस थे डिफरेंट चीज़ों को जानने के लिए, डिफरेंट लोगों के कल्चर को, रिचुअल्स को जानने के लिए, जिनमें ह्यूम सेंग जो था, ह्यूम सेंग ने डिफरेंट उनका जो वर्क है एंशिएंट ट्रैवलर्स या हिस्टोरियंस के बारे में, उन्होंने तब लिखा था जब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। तब से इंसान ऐसे ही था, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ें जो है उसको अपनी तरफ माइल करते थे। इसी की एक और एग्जांपल है हेरोडोटस, जिन्होंने 484 to 425 इस पीरियड के दौरान हिस्ट्री लिखी थी पर्शियन वार्स की, जिसके इसने ग्रेट मतलब डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे थे। जब इन्होंने ट्रैवल किया था तो डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे थे इन पर्शियन वार्स के लिए। तो इसका मतलब है इंसान हर टाइम ही, एंथ्रोपोलॉजी के आने से पहले भी और इसके बाद भी, इंसान में क्यूरियोसिटी थी ये डिफरेंसेस को स्टडी करने की, जानने की। These early works, although they contain reflection on society, could not be completely termed as anthropologist. तो इसका मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजिकल, इसका मतलब है जो इस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आने से पहले जो लोगों ने, जो मैंने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ाया है कि डिफरेंट ट्रैवलर्स थे, मिशनरीज थे, ट्रेडर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, जिनका अपना अपना मकसद था। जैसे मिशनरीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो एक दूसरी जगह देखे जाते थे, दूसरी कंट्रीज़ में, स्टेट्स में जाते थे, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का फिज़िकल अपीयरेंस, लोगों का, वहाँ का रहन सहन उनको अट्रैक्ट करता था, और वो उस चीज़ को फिर लिख रहे थे। वैसे ही जो एक्सप्लोरर्स थे वो भी वैसे लिखने लगे। ट्रेडर्स अपने ट्रेड के सिलसिले में जब जाने लगे दूसरे स्टेट्स में, वहाँ पे उन्होंने वो नया कल्चर देखा, नई सोसाइटी देखी, डिफरेंट रिचुअल्स देखे, मैरिज सिस्टम डिफरेंट था, किनशिप सिस्टम डिफरेंट था, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे, तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट किया। ऑल्दो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही थी सोसाइटी के बारे में, वो सोसाइटी के बारे में सारे अकाउंट्स थे, बट उनको हम फुल्ली एंथ्रोपोलॉजिकल, कंप्लीटली एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो हम आगे पढ़ेंगे। वर्क्स विच फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सोसाइटी बेसिकली बिलोंग टू
two genres: writing their travel accounts and social philosophers propounding their theories. ये travel accounts जो थे ये हमारे लिए तब तक stories थी, travel accounts ही थे जो दलीलें बोल रहे थे, डाइवर्सिटी के बारे में बोल रहे थे। जब तक इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज नहीं थी, जब तक इसको थ्योरेटिकल टच नहीं है, तब तक ये स्टोरीज है। जब इसमें हम थ्योरीज डालते हैं तो इसका मतलब अब ये बन रहा है एंथ्रोपोलॉजी। दो चीज़ें, दो जनराज इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट्स बनाने, इनको एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा कन्वर्ट करने में। फर्स्ट इज़ जो हमने डेटा लिया, जो ट्रैवलर्स के जो डिटेल्ड अकाउंट्स थे उनका जो डेटा, और उसके साथ साथ उसमें थ्योरेटिकल जो या फिलोसफिकल जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों मिला के, डेटा और फिलोसफिकल थिंकिंग मिला के हम इसको क्या कहते हैं, इसको अब एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। Erikson has rightly stated that it is only when travel accounts, that is data, and philosophical thinking, that is theory, is integrated, anthropology as a subject emerges. एरिक्सन ने भी 2008 में ये स्टेट किया है कि ये जो डेटा, ये जो ट्रैवल अकाउंट्स है, ये एक डेटा बनता है और उसके साथ जो फिलोसफिकल थिंकिंग है, जो फिलोसोफर इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं इस डेटा को फिलोसफी की तरफ, ये चीज़ें, ये फिलोसफिकल थिंकिंग और डेटा कलेक्शन एक साथ मिला के इंटीग्रेट होके ये बनाता है एंथ्रोपोलॉजी। इस चीज़ से, इस डेटा, जो पूरा डेटा कलेक्ट किया था ट्रैवलर्स वगैरह ने, या हम भी करेंगे डेटा कलेक्ट, उसको फिलोसफिकल के साथ इंटीग्रेट करके एंथ्रोपोलॉजी इमर्ज हुआ एज ए सब्जेक्ट। ये एरिक्सन ने भी बोला। तो दो जनरास, एक डेटा और एक थ्योरी, साथ साथ होके एक क्या बनाते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देते हैं हमें। क्लियर? Classical theories are works before anthropology emerged as a theory and then moved on to the theories that were being postulated when anthropology was emerged as a subject. Classical theories वो काम है जो एंथ्रोपोलॉजी, बिफोर एंथ्रोपोलॉजी, जब एंथ्रोपोलॉजी ये सब्जेक्ट नहीं था उससे पहले कलेक्ट की गई थी। डिफरेंट जो मैंने बताया, ट्रैवलर्स, मिशनरीज, एक्सप्लोरर्स, उनके थ्रू वो अकाउंट्स कलेक्ट हुए थे। बाद में क्या किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने उसको यूज़ किया, अपनी थ्योरीज़ के साथ मिला के उसको एज एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ करके एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे दिया। तो क्लासिकल थ्योरीज कौन सी है, जो उन ट्रैवल अकाउंट्स उन पे बेस्ड थी जो ऑलरेडी कलेक्ट किए गए थे। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म दिस थ्योरीज हैव जनरेटेड, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज दे प्रेजेंट द पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हु हैड इन्वेसेज्ड द डिसिप्लिन। इसके बाद हमने जब आप आगे पढ़ोगे तो हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि इसका क्रिटिसिज्म हुआ। ये जो ट्रैवल अकाउंट्स थे, इस डाटा कलेक्शन का, सबका, इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म हुआ। बट क्रिटिसिज्म होने के लाइक इनको बोला गया आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने दूसरे ट्रैवल अकाउंट्स को यूज़ किया, या इनको बोला गया कि ये किसी और के थ्रू किया गया है डेटा कलेक्ट, इसमें एथनोसेंट्रिज्म आ गया था, या इसमें बोला गया कि फील्ड में खुद जिसने ये लिखा था वो खुद फील्ड में नहीं गया था और उसको एक्सपीरियंस नहीं था, उसने खुद ऑब्जर्व नहीं की थी वो चीज़ें। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो गए इन क्लासिकल थ्योरीज की। बट इसके बावजूद भी ये एंथ्रोपोलॉजी में एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से स्टार्ट हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, और इन्हीं से एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, जिसकी वजह से ये इंटीग्रल पार्ट आज भी प्ले कर रहे हैं इन सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। Theories of evolutionism, diffusionism and historical particularism are some of the classical theories that are being discussed herein. तो वही थ्योरीज, अब कौन कौन सी थ्योरी हम क्लासिकल थ्योरी में रख रहे हैं? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, ये तीनों थ्योरीज ऑफ क्लासिकल थ्योरीज है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशनिज्म के बारे में खाली पढ़ेंगे, तो डिफ्यूजनिज्म और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने समझा जो क्लासिकल थ्योरीज है, क्लासिकल थ्योरीज वो थ्योरीज है जो जिनमें जो अकाउंट्स यूज़ किए गए, जो डेटा यूज़ किया, वो तब का था जब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। ये डेटा कहाँ से लिया गया था? ये मिशनरीज, ट्रैवलर्स या एक्सप्लोरर्स या ट्रेडर्स ने कलेक्ट किया था, जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने फिलोसफिकल थ्योरीज के साथ इंटीग्रेट करके एक नई नई थ्योरीज दी थी। तो उनको हम क्लासिकल थ्योरीज बताते हैं। क्लासिकल थ्योरीज में तीन हमने अभी तक देखा है, एक है एवोल्यूशन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म।
तो अब हम डिटेल में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में अब एवोल्यूशनरी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में किसने दिया, क्या क्या बोला गया इसके बारे में। In the early years of anthropology, the focus revolved around evolution, centering on the origin and diversification of human culture and society. जब हम अर्लियर ईयर्स की बात करते थे तो एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये पूरा रिवॉल्व करता था, मेन फोकस इसका था अराउंड एवोल्यूशन थ्योरी। ये क्या बता रहे थे, हर एक चीज़ इवॉल्व हो गई फ्रॉम सिंपल। अगर हम सिंपल एवोल्यूशन की बात करें, हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स टू इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो अर्ली एवोल्यूशनरी जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजी है वो सब रिवॉल्व होती थी इसी थ्योरी के अराउंड, एवोल्यूशन के अराउंड। एवोल्यूशन इंसान में भी हुआ है, एवोल्यूशन अपनी सोसाइटीज़ में भी हुआ, सिंपल टू कम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहले हंटर गैदरर्स थे, फिर पैस्टोरलिज्म था, फिर एग्रीकल्चर हुआ, फिर मतलब एडवांस सोसाइटीज़ हुई। ये सारी चीज़ें, या किनशिप ये इवॉल्व हो गया, हमारा मैरिज सिस्टम इवॉल्व हो गया। ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी में जो हम पहले पढ़ते थे, दे वर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म। दीज थ्योरीज फोकस्ड mainly on evolution of family, evolution of marriage, evolution of kinship and evolution of religion, as these were seen as the basic institutions common to all societies. Mainly क्या क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने पढ़ा इन दिनों, इस टाइम पीरियड में, एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, एवोल्यूशन ऑफ फैमिली, एवोल्यूशन ऑफ किनशिप, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो हर जगह पाए जाते थे। हर क्या इसका क्या मतलब है कि शादी हर वर्ल्ड के हर पार्ट में होती थी, किनशिप हर जगह पाया गया, फैमिली हर जगह देखने को मिली। इनको जो ये एक्सप्लोरर्स थे, ट्रेडर्स थे, या फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे, या जो रिलीजन हर जगह देखने को मिला। तो इन बेसिक इंस्टीट्यूशंस को जो हर जगह हर सोसाइटी में पाए गए थे, उनको पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, या एंथ्रोपोलॉजी में पहले इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया गया, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, जो इवॉल्व हो रहे थे, जिनको एवोल्यूशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया गया था। ड्यूरिंग दिस एरा, most of the eminent works by lawyers and sociologists were comparative analogies, using the data available from the societies to which Europe was getting exposed as a result of trade and colonization. जो मैंने बताया कि ये जो स्टडीज़ थी, हम बात कर रहे हैं कि जब एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट हुआ तो पहली थ्योरीज एवोल्यूशन की थ्योरी थी, तो पूरा एंथ्रोपोलॉजी इसके अराउंड घूम रहा था। तो उन दिनों जो भी स्टडीज़ हुई, मोस्टली बेसिक इंस्टीट्यूशंस के एवोल्यूशन पे हुई, जिनमें मैरिज, किनशिप, फैमिली, रिलीजन था। और इन स्टडीज़ को ज़्यादातर कंपैरेटिव स्टडीज़ थी, ये कंपैरेटिव स्टडीज़ जिनमें एमिनेंट लॉयर्स और सोशोलॉजिस्ट्स ने काम किया और कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया? जो लोगों ने ट्रैवल अकाउंट्स भी लिखे थे, वो क्या किया था, वो दूसरी जगह में गए थे, लाइक यूरोपियंस इंडिया गए थे, उन्होंने इंडिया की जो जब कल्चर देखा तो इन्होंने एथनोसेंट्रिक अप्रोच से देखा। तो उन्होंने लिखा वहाँ पे ये था, हमारी कंट्री में ये होता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडीज़ बन गई, इस कंट्री में क्या है, उस कंट्री में क्या है। वैसे ही जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे, उन्होंने इन सोसाइटीज़ को फिर कंपेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनको अपनी कंट्रीज़ में ऑलरेडी पता था कैसे मैरिज सिस्टम है, किनशिप सिस्टम है, रिलीजन कैसे, और दूसरी जिस कंट्री का डेटा इनके पास होता था उसके साथ ये कंपेयर करते थे। तो मोस्टली जो अर्लियर स्टडीज़ थी वो कंपैरेटिव स्टडीज़ थी, किसकी? एंथ्रोपोलॉजी में, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनिज्म, बेस्ड ऑन बेसिक इंस्टीट्यूशंस एंड बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी। और ये कंपैरेटिव स्टडी किन चीज़ों पे की थी? वो जो ट्रेडर्स, एक्सप्लोरर्स, डिफरेंट ट्रैवल अकाउंट्स थे, द पीरियड व्हेन देयर वाज अ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, उस टाइम में वही अकाउंट्स को यूज़ करके इन्होंने ये कंपैरेटिव स्टडी की थी, कंपैरेटिव स्टडी बनाई थी। मेनली जो थे वो लॉयर्स और सोशोलॉजिस्ट्स ने काम किया था एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। In the 1700s, Scottish thinkers like Adam Ferguson, John Miller and Adam Smith reflected that all societies pass through 4 stages. 1700 में जब ये बात हुई, एंथ्रोपोलॉजी की एवोल्यूशन की बात हुई, तो पहले एवोल्यूशनिज्म के बारे में क्या बताया? 1700 में एडम फर्गसन, जॉन मिलर और एडम स्मिथ ने बताया कि सोसाइटी जो है वो 4 स्टेजेस से इवॉल्व हो गई। दैट मीन्स ये भी एवोल्यूशनरी थ्योरी है। पहले हंटिंग गैदरिंग थी, फिर पैस्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म था, फिर एग्रीकल्चर एंड फाइनली
कॉमर्स। तो यहाँ पे भी स्कॉटिश ने भी 1700 में ही एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। The Scottish thinkers based their theories of social evolution on the experience of the union of Scotland with England in 1707 and the effects इट हैज़ ऑन इट्स ट्रेड। ये वाली जो थ्योरीज थी, जो ये वाले जो स्टेजेस थे, ये इन्होंने स्कॉटिश थिंकर्स ने दी थी, ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस थी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड विद इंग्लैंड इन 1707 में जो यूनियन हुआ स्कॉटलैंड विद इंग्लैंड, उस एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने ये एवोल्यूशनरी थ्योरीज दी सोसाइटी की, जो 4 स्टेजेस थे: हंटर गैदर, पैस्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। Then in 1748, Baron de Montesquieu published The Spirit of Laws, a comparative cross-cultural study of legislative systems. फिर 1700, अभी हमने 1700 की बात की, अब 1748 तक पहुंचे। 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी जिसका नाम था दी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया क्रॉस कल्चरल स्टडी की लेजिस्लेटिव सिस्टम्स, लॉज की, लीगल सिस्टम्स की। तो यहाँ पे भी ये क्या है, कंपेरेटिव स्टडी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पहली जो स्टडीज़ हुई एंथ्रोपोलॉजी में मोस्टली कंपेरेटिव स्टडीज़ थी। तो इन्होंने भी कंपेरेटिव स्टडी की अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में, जिसने उन्होंने लिखा। लेकिन इन्होंने क्या कंपेयर किया, लीगल सिस्टम, लॉज को कंपेयर किया, कहाँ पे कौन सा लॉ है, उन चीज़ों को कंपेयर किया। मोंटेस्क्यू लुक्ड एट legal system as an aspect of the wider social system, closely intertwined with other facets of the society like politics, economy, kinship, family and religion. मोंटेस्क्यू ने लीगल सिस्टम को एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एस्पेक्ट ऑफ वाइडर पर्सपेक्टिव देखा, जिसमें उनके अकॉर्डिंग ये क्लोजली इंटरटिविनेड है, लीगल सिस्टम इंटरटिविनेड है विद व्हाट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, किनशिप, फैमिली एंड रिलीजन। उस एस्पेक्ट से इसने इस लीगल सिस्टम को पढ़ा और यूजिंग कंपेरेटिव स्टडी Montesquieu collected some of the data first hand and supplemented with them with the second hand knowledge. खुद भी Montesquieu ने थोड़ा प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, बट साथ ही साथ इन्होंने भी वही सेकेंडरी डेटा यूज़ किया जो ऑलरेडी ट्रैवल अकाउंट्स में मौजूद था। ही गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सोसाइटीज। इन्होंने भी सोसाइटी को इवोल्यूशन थ्योरीज में ही के अकॉर्डिंग स्टडी किया और 3 तरह के स्टेजेस दे दिए सोसाइटीज़ के। फर्स्ट इज स्वैगरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, विच वॉज लेटर फॉलोड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स लाइक मॉर्गन एंड टेलर। इन्होंने भी क्या दिया, इन्होंने भी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में दे दिया कि पहला स्वैगरी था, फिर इवॉल्व होकर बार्बरिज्म हो गया, बार्बरिज्म से इवॉल्व होकर सिविलाइजेशन आ गया। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया। इसी स्वैगरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन को फिर फॉलो किया मॉर्गन ने इसमें फिर सब स्टेजेस दी, और टाइलर ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया कि ये सोसाइटी के स्टेजेस थे। पहले स्वैगरी था, फिर बार्बरिज्म था, फिर सिविलाइजेशन आ गया। दी अर्ली वर्क वेयर, ये था मोंटेस्क्यू। फिर उसके बाद द अर्ली वर्क वॉज वेयर मैनली पोस्टुलेटेड बाय लॉयर्स, जो हमने बात की पहले लॉयर्स और सोशियोलॉजिस्ट का काम था। ये यहाँ पे लॉयर्स की इसलिए बात करता है क्योंकि जे जो बेचोफन, सर हेनरी मैनी और मैकलेंडीज और वेयर लॉयर्स एंड हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एंथ्रोपोलॉजी। तो ये वर्क इनका एमिनेंट वर्क था जे जो बेचोफन का, जिसमें कंट्रीब्यूशन लाइज टूवर्ड्स द एडुकेशन ऑफ मदर्स राइट इन हिज वर्क द सिमेट्रिक मदर्स राइट 1861। तो इनमें जो जे जो बेचोफन है, इन्होंने मदर्स राइट पे काम किया है, अपनी बुक लिखी है मदर्स राइट, जिसमें इन्होंने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया कि पहले मदर जो मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी, फिर इवॉल्व होके पैट्रियार्कल सोसाइटी आ गई, जो आज हमें मोस्टली देखने को मिलती है मैट्रियार्कल सोसाइटीज़। तो पहले ये स्टार्ट हुआ किससे, मैट्रियार्कल सोसाइटी से। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी 1861 मदर राइट, जिसमें इन्होंने भी सोसाइटी को एवोल्यूशन बोला कि जो लेकिन बेस था कि पहले मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी, फिर जाके पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ आ गई। Beethoven associated the rule of women during the early stage of the development of society, which later gave way to the father's right। जो मैंने बोला, इनके अकॉर्डिंग पहले जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पे औरतों का रोल था, औरतों की ये थी मैट्रियार्की थी। देन विद डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फादर्स राइट, दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये किनका कंट्रीब्यूशन था, जे जो बेथोवन का। जे जो बेथोवन वाज ए लॉयर। देन
इसके बाद आ गए सर हेनरी मैनी। सर हेनरी मैनी वाज आल्सो ए लॉयर इन 1861। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें, ये 1861, और इसी टाइम एंशंट लॉ भी लिखी गई। जिस टाइम मदर्स राइट जो बच्चोफन ने लिखी, उसी टाइम पीरियड के दौरान सर हेनरी मैनी ने अपना वर्क एंशंट लॉ लिखा। एंशंट लॉ इनकी बुक है। तो इसमें इन्होंने लिखा, एस्टैब्लिशेड दैट द लॉज ऑफ द पीपल आर इंटीग्रेटेड विद द सोशल हेरिटेज पर्टिकुलरली टू ए सोसाइटी एंड नेगेटेड टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सलिज्म विच आर बीइंग पास्टुलेटेड ड्यूरिंग द टाइम। अभी तक हम देख रहे थे, हमने पहले देखा कि उन्होंने वो बेसिक इंस्टीट्यूशंस, जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे वो बेसिक इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे थे। उन बेसिक इंस्टीट्यूशंस को लाइक फैमिली, किनशिप, मैरिज, रिलीजन, क्योंकि वो यूनिवर्सली पाया जाता था। और वो बोल रहे थे जो ये यूनिवर्सली पाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूनिवर्सली इवॉल्व भी हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसमें डाइवर्जन आ गया। डाइवर्जन इन व्हाट सेंस कि जो हेनरी मैनी थे, इन्होंने अपनी एंशंट लॉ में लिखा कि जो भी इवॉल्व तो होती है सोसाइटीज़, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सोसाइटी। सोशल हेरिटेज इज़ रिलेटेड, ये उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे अगर सोसाइटी में इवॉल्व हो गई तो दूसरी जगह अलग तरीके से इवॉल्व हो गई, तीसरी जगह अलग तरीके से, हाँ इवॉल्व हो गई फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया, उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे डिपेंड करता है, सॉरी इस पर्टिकुलर सोसाइटी पे डिपेंड करता है। इसने नेगेट किया लॉ ऑफ यूनिवर्सलिज्म, जो वो बता रहे थे यूनिवर्सली सारा जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में यूनिवर्सली वो इवॉल्व हो गए। बट ये हेनरी मैनी का कुछ, सॉरी मेरा फ़ोन बज रहा था। तो हम कहाँ पे थे कि सर हेनरी मैनी ने एंशंट लॉ उसी टाइम लिखी जिस टाइम बच्चोफन ने लिखी थी 1861 में, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सलिज्म, लॉ ऑफ यूनिवर्सलिज्म को नेगेट किया था, जो अब तक बता रहे थे कि यूनिवर्सली जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो इवॉल्व हुई। हाँ, सर हेनरी मैनी भी बिलीव कर रहे थे, उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि सोसाइटीज़ इवॉल्व हो गई, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सोसाइटी। तो यूनिवर्सलिज्म को इन्होंने नेगेट किया। Many based his work on the ancient legal system of Rome, इस्लामिक लॉ एंड ब्राह्मणिकल लॉ। इन्होंने भी अपना जो वर्क है इनका वो लीगल सिस्टम्स पे दिया था। और किसने लीगल सिस्टम्स पे दिया था? मोंटेस्क्यू ने। तो इन्होंने लीगल सिस्टम्स पे दिया था जिसमें इन्होंने स्टडी की थी रोम, इस्लामिक लॉ और ब्राह्मणिकल लॉ। Patriarchy as a norm of society was reflected in Mani's work as opposed to Bachofan's mother right written during the same time। जो मैं अभी ऊपर बात कर रही थी कि मैनी ने लेकिन अपनी सोसाइटीज़, अपनी स्टडी में सोसाइटीज़ को एवोल्यूशन के, जब एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, लिखा, स्टडी किया, तो उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में पहले पैट्रियार्की थी, देन मैट्रियार्की आ गई। ये ऑब्जेक्ट था बच्चोफन का। बच्चोफन ने मदर्स राइट में क्या लिखा था? फर्स्ट इट वाज मैट्रियार्की, देन इट वॉज फादर्स राइट। इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया उसके साथ कि इट वॉज फर्स्ट पैट्रियार्की देन मैट्रियार्की। पैट्रियार्की एज ए नॉर्म ऑफ सोसाइटी वॉज रिफ्लेक्टेड मेन इज एज ऑपोजिट टू द बच्चोफन्स मदर राइट। बच्चोफन ने बोला मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की, बट ये ऑब्जेक्ट था जिन्होंने बोला पैट्रियार्की टू मैट्रियार्की, किन्होंने? मैनी ने। वेल ऑन द अदर हैंड मैक्लिनन, अब मैक्लिनन आ गए, बेस्ड हिज वर्क ऑन मैरिज एंड his work Primitive Marriage 1865 accentuated Bachofan's view on mother's right। अब मैक्लिनन आ गए। मैक्लिनन का ये मानना था, उनका काम था मैरिज पे, और उनकी जो बुक थी प्रिमिटिव मैरिज जो 1865 में लिखी गई, इसके 4 साल बाद। तो ये इन्होंने लेकिन सपोर्ट किया कि इनको बच्चोफन्स के व्यू को। बच्चोफन्स के व्यूज़ क्या थे? इट्स मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की। तो मैक्लिनन ने क्या बोला? इट्स मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की, नॉट पैट्रियार्की टू मैट्रियार्की विच वॉज सेड बाय मैनी। तो इन्होंने बच्चोफन और मैक्लिनन ने मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की बोला, और मैक्लिनन ने बोला था पैट्रियार्की टू मैट्रियार्की। तो इनकी बुक थी, इनकी स्टडी थी बेस्ड ऑन मैरिजेस और प्रिमिटिव मैरिजेस की बुक है, जिसमें इन्होंने सपोर्ट किया है बच्चोफन की आइडियाज़ को। कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स। क्या है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में? जो एवोल्यूशन की थ्योरी आ गई, इसमें मेजर जो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स है कि इन्होंने क्या किया है इसमें, वो हम पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर इन द अर्ली 19th सेंचुरी पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन। पहले 19th सेंचुरी में हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी कॉस्मिक एवोल्यूशन। तो यहाँ पे एवोल्यूशन का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसके बाद ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में या कहीं और यूज़ हुआ। तो फर्स्ट एवोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट दिया था, कॉस्मिक एवोल्यूशन दिया है, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने।
तो द phrase survival of fittest owes its origin in the writing of Spencer, who emphasized on the process of social selection by which only those individuals who have merit comes up in society. इसके साथ साथ सर्वाइवल का फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो फ्रेज है वो भी स्पेंसर ने ही यूज़ किया डार्विन से पहले। तो उन्होंने बोला कि जिसका मतलब है कि सोशल सिलेक्शन उन्हीं इंडिविजुअल्स की हो जाएगी जिनका मेरिट, जो मेरिट में आते थे, जिनमें कैपेबिलिटी है उस चीज़ को कोप अप करने की। जो इस चीज़ को नहीं सह सकते वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ टेस्ट जो सबसे फेमस फ्रेज है वो पहले स्पेंसर ने यूज़ किया था। ही वॉज अगेंस्ट द नोशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स टू बी गिवन टू द पोअर, और स्पेंसर अगेंस्ट था कि पोअर को जो हम सोशल बेनिफिट्स देते हैं उनके ऑपोजिट था। उनके अकॉर्डिंग जो पोअर है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो जिनमें फिटनेस का जो मेरिट में आते हैं सोसाइटी में वही इवॉल्व हो जाएंगे, वही ग्रो अप हो जाएंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। His works were developed and published several years earlier to Charles Darwin's work on biological evolution of origin of species 18। तो इसका जो काम है, स्पेंसर का काम है, स्पेंसर ने कॉस्मिक एवोल्यूशन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो डार्विन से बहुत पहले दिए थे। डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1856 में उसका कॉन्सेप्ट, उसमें इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का यूज़ किया या एवोल्यूशन का यूज़ किया। तो उससे बहुत टाइम पहले किन्होंने स्पेंसर ने 19th सेंचुरी में ही इस चीज़ का यूज़ किया था। इससे पहले बहुत पहले यूज़ किया चार्ल्स डार्विन से। नो डाउट ये 19th ही सेंचुरी थी, बट चार्ल्स डार्विन से बहुत साल पहले किया है उन्होंने यूज़। इन 1890 सर जेम्स फ्रेजर पब्लिश्ड हिज वॉल्यूमिनस वर्क गोल्डन बॉग ऑन द स्टडी ऑफ मैजिक एंड रिलीजन, इन विच ही गेव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजियस बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। 1819 में सर जेम्स फ्रेजर ने अपनी वॉल्यूम्स में जो आ गई गोल्डन बॉग, जिसके अलग अलग वॉल्यूम्स आ गए, उनकी बुक का नाम था गोल्डन बॉग। तो उसमें इन्होंने स्टडी ऑफ मैजिक और रिलीजन दिया था, जो ये भी बेस्ड थी ऑन एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें इन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी किस चीज़ की, रिलीजन की। हम बात कर चुके हैं कि पहले जो स्टडीज़ हुई वो मेनली जो उन इंस्टीट्यूशंस के बेस पे हुई, जो इंस्टीट्यूशंस हर जगह इनको देखने को मिलती थी। ये जो गोल्डन बॉग थी, जेम्स फ्रेजर की जो वॉल्यूमिनस बुक थी, जो डिफरेंट वॉल्यूम्स में आ गई थी, it was based on the beliefs of society and study of magic and religion and the beliefs of societies and culture from various parts of the globe. The initial volume majorly revolved around the customs pertaining to an ancient Italian priesthood, where each priest of the shrine is ritually murdered by his successor. In the later volumes, he added data from across the globe. These accounts were mostly based on travelogues and oral stories collected from travelers. तो जो इस बुक में पहली जो वॉल्यूम्स थे वो वॉल्यूम्स उनमें इटालियन जो प्रीस्टहुड था उसके बारे में लिखा गया था, कैसे वहाँ पे एक सक्सेसर आप अपने प्रीस्ट को, जो इसका प्रेडिसर होता है, उसको कैसे किल करके खुद प्रीस्ट बन जाता है, प्रीस्टहुड ले लेता है। तो उसके बारे में इन्होंने पहले वॉल्यूम्स उसके रिलेट किए हैं। तो जो उसके बाद के वॉल्यूम्स आ गए उनमें इन्होंने डेटा लिया है अक्रॉस द ग्लोब, जो डिफरेंट अकाउंट्स लिखे गए थे इन ट्रैवलर्स से, या इन ट्रैवलर्स के ओरल हिस्ट्रीज इन्होंने कलेक्ट की, जा के मिल के उन ट्रैवलर्स से उनकी ओरल स्टोरीज सुनी, फिर उनको यूज़ करके इन्होंने अपनी एक बुक के वॉल्यूमनेस बुक लिखी गोल्डन बॉग, जिसके पहली वॉल्यूम प्रीस्टहुड जो इटालियन प्रीस्टहुड पे था, और लेटर जो वॉल्यूम्स थे वो डिफरेंट ओरल स्टोरीज ऑफ दीज ट्रैवलॉग्स अक्रॉस द ग्लोब जो थे उन पे बेस्ड थे। उसके बाद लेविस हेनरी मॉर्गन, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, लिव्ड अमंग द इरोक्यूस फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर 1840। ही वॉज अडॉप्टेड बाई वन ऑफ द इरोकिस क्लोन एंड नेम्ड तयादोवुक, ही हु बिल्ड्स ब्रिड्स। उसके बाद मॉर्गन का काम है, मॉर्गन को हम बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, लेविस हेनरी मॉर्गन को। और इन्होंने क्या किया, ही लिव्ड अमंग द इरोकस में ये रह गया, इरोकस ट्राइब में, ड्यूरिंग द ईयर 1840। ही वॉज अडॉप्टेड बाय वन ऑफ द इरोकस क्लान में इसको अडॉप्ट किया गया था और नाम दिया गया था वहाँ पे तयादोवुक, ही हु बिल्ड्स ब्रिजेस। ड्यूरिंग द स्टे मॉर्गन डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन किनशिप एंड लेटर कैरीड ऑन ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेटिव अमेरिकन
किनशिप। तो इस पीरियड के दौरान इनका अपना इंटरेस्ट बढ़ गया किनशिप स्टडी करने को, किनशिप्स में। तो उन किनशिप्स को इन्होंने फिर बाद में स्टडी किया एज ए कंपैरेटिव स्टडी। इसने भी कंपैरेटिव स्टडी की है किनशिप की। कहाँ पे? नेटिव अमेरिकन किनशिप। मॉर्गन जब ये इरोकस क्लान में था, मॉर्गन इंट्रोड्यूसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिफैक्टरी एंड डिस्क्रिप्टिव किनशिप विच इज़ इन यूज टिल डेट in his work Ancient Society 1877, keeping in line with the evolutionary stage of the society as propagated by Montesquieu, Savagery, Barbarism and Civilization. Morgan explained the changing dimensions by introducing 3 sub-stages each for Savagery and Barbarism. Morgan ने क्या किया, इन्होंने किनशिप स्टडी की इरोकस कुलान में जब ये रह रहे थे, और नेटिव अमेरिकन किनशिप कंपैरेटिव स्टडी की। तो मॉर्गन ने वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफैक्टरी किनशिप दी। कैसे डिस्क्रिप्टिव से, ये हम आगे जब हम किनशिप स्टडी करेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे भी टाइम उतना नहीं है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि क्या होता है क्लासिफैक्टरी किनशिप और क्या होता है डिस्क्रिप्टिव किनशिप। यहाँ पे हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम जान लें मॉर्गन ने क्लासिफैक्टरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप सिस्टम दिया था। और उनकी जो बुक है एंशिएंट सोसाइटी, जो इन्होंने 1877 में लिखी, उसमें इन्होंने भी एवोल्यूशन दिया है सोसाइटीज़ का, जो प्रोपोगेट किया था मोंटेस्क्यू। जब हम मोंटेस्क्यू के बारे में बता रहे थे तो हमने उसी टाइम पढ़ा था कि इनको फिर मॉर्गन और टाइलर ने भी फॉलो किया। तो मोंटेस्क्यू ने सवैगरी और बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन दिया, तो उसी को फॉलो करके मॉर्गन ने भी किया और टाइलर ने भी किया। मॉर्गन ने उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाई। वो चेंजेस क्या थी, इन्होंने सब स्टेजेस दे दी। किसकी? सवैगरी और बार्बरिज्म की। जो स्टेजेस 3 थे, जैसे मोंटेस्क्यू ने दिया था पहले सवैगरी, बार्बरिज्म, सॉरी फर्स्ट वी शुड इरेज दिस। मोंटेस्क्यू ने दिया सोसाइटी के 3 सवैगरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन। इस सवैगरी के फिर से सब स्टेजेस दे दिए मॉर्गन ने, फिर बार्बरिज्म के भी सब स्टेजेस दे दिए। तो वो क्या स्टेजेस है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। मॉर्गन ट्राई टू लिंक द शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर थ्रू टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स लाइक द यूज ऑफ fire, bow and pottery in the savage period, moving to the domestication of animals, agriculture, metalworking during the barbarism stage, and to the alphabet and writings in the civilization era. तो जो मोंटेस्क्यू ने दिया था सवैगरी, बार्बरिज्म और सवैगरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, तो मॉर्गन ने उनको सब स्टेजेस दे दी इस चीज़ की। तो फर्स्ट जो था सवैगरी का, इसने ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी दिया। मॉर्गन ने टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स दी। लाइक फर्स्ट में इन्होंने बोला जब फायर, बो और पॉटरी यूज़ हुआ, और सेकेंड स्टेज में बार्बरिज्म में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और जो एग्रीकल्चर हुआ, और सिविलाइजेशन में अल्फ़ाबेट्स और राइटिंग्स का यूज़ हुआ। तो ये सब स्टेजेस दे दिए मोंटेस्क्यू ने ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी टू दैट क्लासिफिकेशन टू दोज स्टेजेस विच वर प्रोपगेटेड बाय मोंटेस्क्यू अर्लियर। Thus Morgan attributed technological progress as the source behind social progress and change. In other words, if a change occurs, for example in social institutions, organizations or ideologies, its root can be traced to a technological change in the society. तो मॉर्गन का जो attribution था towards the evolution, it was through the technological process. तो Morgan's theories were popularized by Friedrich Engels, who had used some Morgan's theories in his famous work The Origin of Family, Private Property and the State. तो ये बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ। मैं बुक्स को इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि ये याद रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए हैं बहुत बार। मॉर्गन्स थ्योरी को फिर पॉपुलराइज किया फ्रेडरिच एंजल्स ने, जिन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में ये मेंशन किया हुआ है कि मॉर्गन के टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स इन द बेसिक स्टेजेस जो दिए गए थे उनको सब स्टेजेस करके ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। इसके बाद आ गए सर एडवर्ड बर्नेट टाइलर, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो फिर E.B. टाइलर आ गए, जो ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो पहले
प्रोफेसर जो एंथ्रोपोलॉजी के हैं, ब्रिटिश प्रोफेसर जो एंथ्रोपोलॉजी के हैं, वो है A.B. टायलर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में थे। उन्होंने काम किया प्रिमिटिव कल्चर्स पे। प्रिमिटिव कल्चर उनकी बुक थी जो इन्होंने 1871 में लिखी, in which he defined culture which till date is registered as the most complete definition of culture। उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दे दी जो आज तक सबसे मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन कल्चर की मानी जाती है। कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स ब्रॉड एथनोग्राफिक सेंस इज दैट complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, customs and any other capability and habits acquired by a man as a member of सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू टाइलर, कल्चर, उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया एथनोग्राफिक सेंस में, ब्रॉड एथनोग्राफिक सेंस में, कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें इन्वॉल्व होता है चाहे नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ या कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी। हर एक वो कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स जो एक्वायर करता है एक इंसान एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो ये एक्वायर्ड, एनी हैबिटेट एक्वायर्ड बाय अ मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये टेलर का ये क्लेम जो है वो बड़ा फेमस हुआ है। इसका मतलब जो कल्चर की डेफिनेशन प्रिमिटिव कल्चर में A.B. टायलर ने दी थी वो सबसे अभी तक कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, जिसका ये मतलब है ब्रॉडर एथनोग्राफिक सेंस में कि ये कल्चर जो है ये एक कम्प्लेक्स होल है जिसमें नॉलेज, आर्ट, मॉरल्स, बिलीफ्स, कस्टम्स, अगर इसकी जो कुछ भी चीज़ इंसान एक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वो चीज़ इंक्लूड करता है इस कल्चर में। Tyler proposed the theory of unilinear universal evolution of society, which states that culture evolved from simple to complex. He further maintained that all societies passed through the three stages of development as suggested by Montesquieu, savagery to barbarism, then civilization। तो टाइलर की जो थ्योरी है वो यूनिलीनियर यूनिवर्सल एवोल्यूशन था कि हर एक सोसाइटी में यूनिलीनियर ये यूनिवर्सल एवोल्यूशन हुआ है। तो हर एक सोसाइटी पास हुई है थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस जो मोंटेस्क्यू ने दी थी, स्वेगरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन। ड्यूरिंग, तो इन्होंने भी उसी को फॉलो किया, मॉर्गन ने भी ये चीज़ें एक्सेप्ट की। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूरोप वाज एक्सप्लोर्ड, कॉन्क्योर्ड एंड कॉलोनाइज्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ये वो टाइम पीरियड था टाइलर का जब यूरोप ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को कॉन्क्योर किया था, कॉलोनाइज किया था अक्रॉस द ग्लोब। टाइलर्स थ्योरी दस हैड अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड एज एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस कॉलोनाइज्ड एरिया। तो टाइलर को जो उनकी जो थ्योरी थी तभी तो उसको एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड मिला फ्रॉम these colonial areas which showed these various stages of evolution। इन colonial areas से इसको जो strong foothold मिला जहाँ पे इन्होंने देखा कि societies इन 3 stages से गुजर के होके आई है, savagery to barbarism then civilization। उनकी जो ये थ्योरी थी वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल थी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की। पूरे वर्ल्ड में एक साइकिक यूनिटी है मैनकाइंड की, जिसकी वजह से जो पैरेलल एवोल्यूशनरी स्टेज हो रही है, पहले स्वेगरी होती है, फिर बार्बरिज्म, फिर सिविलाइजेशन से होके सोसाइटीज़ इवॉल्व होती हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये किन्होंने टाइलर का कॉन्सेप्ट था। सो टाइलर का कॉन्सेप्ट था यूनिलिनियर यूनिवर्सल एवोल्यूशन। ही सजेस्टेड द डेवलपमेंट स्टेजेस गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू एंड हिज स्टेजेस वेयर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और उसकी थ्योरी को फुटहोल्ड मिला कॉलोनाइज्ड एरियाज से, जो क्योंकि ये वो पीरियड था जब यूरोप ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, और जितना मुझे लगा कि मैंने इसको ईजी बनाने की कोशिश की। आई होप यू विल गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching. This is all for today. If you like the content, don't forget to subscribe. Follow us on Twitter, YouTube and Facebook. Thanks.